औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को। देखो हमारे पास ड्रग्स किस तरह क्लासिफाइड किया गया है। ड्रग्स कैन बी कैटेगराइज इन अ नंबर ऑफ वेज इन फार्माकोलॉजिकली। अ ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड बाय इट्स केमिकल एक्टिविटीज और बाय द कंडीशन दैट इट ट्रीट्स। देखो एक ड्रग्स हमारे पास क्लासिफाइड किया गया है इसके केमिकल एक्टिविटीज़ के बेस पे और इसके जो कंडीशन को ट्रीट करते हैं उसके बेस पे हमारे पास एक ड्रग्स को क्लासिफाइड किया गया है। जनरली अ ड्रग्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन हो गया, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, लीगल क्लासिफिकेशन। यह हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं? थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन is defined as organizing a drugs based on their therapeutic usefulness and treating a particular disease। देखो हमारे पास वो क्लासिफिकेशन जो हमारे पास ड्रग्स में किया गया है कि उसकी यूज़फुलनेस के बेस पे किया गया है कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स हमारे पास यूज़ किया गया जाता है और उसके बेस उसकी यूज़फुलनेस के जो पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करता है ना, उसके यूज़फुलनेस के बेस पे एक ड्रग को क्लासिफाइड किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया एंटी कोगुलेंट हो गया। देखो ये हमारे पास क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, ब्लड क्लॉटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो फिर हमारे पास दूसरा एंटी हाइपर हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हो गया। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हमारे पास लोअर करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ब्लड में हमारे पास जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कर देते हैं? एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स देते हैं, तो हमारे पास ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, ठीक है। तीसरे हमारे पास है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ये क्या करता है? ये हमारे पास जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो ये हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम जब दे देते हैं ना, तब ये हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तीस फिर हमारे पास फिफ्थ नंबर है एंटी डिसरेथमिक। एंटी डिसरेथमिक ये हमारे पास क्या करता है? ये रिस्टोर करता है कार्डियक नॉर्मल रिदम को, रिस्टोर करता है कार्डियक फंक्शन के जो नॉर्मल रिदम है उसे रिस्टोर करता है। जब हमारे पास इसमें इरेगुलरिटी आ जाता है रिदम में, तो ये हमारे पास इसे क्या करता है? नॉर्मल करता है और रिस्टोर कर देता है, ठीक है। एंटी एंजाइनल। देखो एंटी एंजाइनल ये हमारे पास ट्रीट करता है एंटी एंजाइना को। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंटी एंजाइना एंजाइना किसे कहते हैं? एंजाइना ये हमारे पास एक चेस्ट पेन है, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई और या इसके डिमांड में हमारे पास इम्बैलेंस आ जाए, ठीक है, या हार्ट मसल में इम्बैलेंस आ जाए, ठीक है। तो उस वक्त जो पेन होता है उससे हम क्या कहते हैं? एंटी एंजाइना पेन, ठीक है। सॉरी एंजाइना पेन। एंटी एंजाइना तो एंटी एंजाइनल तो उसके लिए ड्रग्स यूज़ होता है ना, तो उस पेन को क्या कहते हैं? एंजाइना पेन, ठीक है। तो इस पेन को ट्रीट करने के लिए एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होता है? यूज़ होता है, ठीक है। वो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हमारे पास कौन से हैं? फॉर एग्जांपल एंटी एंजाइनल ड्रग्स हमारे पास ये है नाइट्रोग्लाइसरीन हो गया, ठीक है। नाइट्रोग्लाइसरीन क्या करता है? ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, ठीक है। और जब ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाता है तो ब्लड रिलैक्स हो जाए तो वो डायलेट भी हो जाता है ना ऑलरेडी। जब ये डायलेट होता है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो ऑलरेडी हमारे पास उसके साथ ऑक्सीजन भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जब इसी तरीके से ये पेन हमारे पास ये एंजाइनल पेन जो होता है ये ट्रीट हो जाता है, तो ये ड्रग्स एंटी एंजाइनल पेन को रिलीज करता है, एंजाइनल पेन को रिलीज करता है, ठीक है, या रिड्यूस करता है, करने के लिए यूज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग्स ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन refer to the way a drugs work at the molecular tissue or body system level। वो क्लासिफिकेशन ड्रग्स का वो क्लासिफिकेशन जो कि एक मॉलिक्यूलर टिश्यू बॉडी सिस्टम के लेवल पे
उसके फार्माकोलॉजिक इफेक्ट ड्रग्स के क्या होता है, ठीक है, उसके बेस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन जब हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, एक एक्शन क्या है एक बॉडी पे एक ड्रग्स का, ठीक है, उसके बेस पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस को मालूम करने के बेस पे हमारे पास एक ड्रग्स को क्लासिफाइड किया गया। यानी एक ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए जो बेस पे हमारे पास एक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखो फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास देखो डायूरेटिक ड्रग्स हो गया ना, फॉर एग्जांपल डायूरेटिक ड्रग्स। देखो हम देखते हैं ना, हाई ये सब हमारे पास फार्म हाइपरटेंशन ड्रग्स है, ठीक है ना, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स है। ये हमारे पास सब हाइपरटेंशन को कम करते हैं, लेकिन सब एक ही काम करता है, हाइपरटेंशन को ही कम करता है ना। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब की अलग अलग है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायूरेटिक ड्रग्स हो गया। डायूरेटिक ड्रग्स है, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इंक्रीज करता है यूरिनेशन लेवल को, इंक्रीज करता है यूरिनेशन को, ठीक है, यूरिन को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। जब ये हम यूज़ करते हैं तो यूरिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास बॉडी से ऑलरेडी सोडियम भी इस एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो उसके साथ हमारे पास वाटर की इस एक्सक्रीशन भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर प्लाज्मा लेवल लोअर हो जाता है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास प्लाज्मा लेवल जो होता है वो लोअर होता जाता है, उसके साथ हमारे पास बीपी जो इंक्रीज हुआ था वो भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास इस डायूरेटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जान लिया ना। तो फिर हमारे पास दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये दूसरे ड्रग्स है, ये भी हमारे पास हाइपरटेंशन को कम करता है, लेकिन इसका अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है, देखो हम ये किस तरह ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें हमारे पास पिलिडोपिन हो गया, ठीक है, वीरापिरामिल हो गया। ये हमारे पास दो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास मेडिकेशन मेडिकेशन, ये जो वो तमाम मेडिकेशन है जो कि हमारे पास बीपी को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। वे वेप्रामोल हो गया और पिलिडोपिन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह बीपी को रिड्यूस करता है, ये उस बीपी को रिड्यूस करने के साथ साथ अदर कंडीशन को भी रेगुलर करता है, इरेगुलर कंडीशन को, यानी हार्ट बीट जो इंक्रीज हुआ है या चेस्ट पेन है उसे भी ये हमारे पास ट्रीट करता है, ठीक है ना। ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास ये किस तरह एक क्या करता है, ये किस तरह एक बीपी को रिड्यूस करता है, ये इस कुछ इस तरह करता है। देखो ये किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना शो करता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जिस चैनल के ज़रिए सील में कैल्शियम आता है हार्ट पे, ठीक है, जिस चैनल के ज़रिए सील में या हार्ट पे कैल्शियम आता है या मसल में आ जाता है ना, तो उसको ब्लॉक कर देता है। देखो स्टूडेंट्स, ये किस तरह ब्लॉक कर देता है, ये कैल्शियम के वजह से क्या होता है, ये कैल्शियम के वजह से हमारे पास जो उनके जो ब्लड आर्टरीज होते हैं ये हमारे पास थिन हो जाता है, उसके ज़रिए उसका कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जब कंट्रैक्शन इसका ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो आर्टरीज होते हैं वो थिन हो जाता है और मसल हार्ड हो जाता है, मसल यानी सख्त हो जाता है, ठीक है। तो वह जो कंट्रैक्शन इसकी वजह से हमारे पास बीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब बीपी इंक्रीज हो जाए तो उस पेशेंट को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। जब इस पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम उसको दे देते हैं ना, तो इसके ज़रिए हमारे पास हार्ट मसल जो होता है और आर्टरीज में जो कैल्शियम आ जाता है वो हमारे पास ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो कैल्शियम एंटर नहीं हो पाती, तो फिर हमारे पास मसल और आर्टरीज रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो ब्लड वेसल ओपन, जब वो रिलैक्स हो जाता है तो ब्लड वेसल क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल ओपन हो जाने के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है, आसानी से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है।
तो हमारे पास जब हमारे पास ब्लड वेसल ओपन हो जाए तो हो जाता है तो हमारे पास ब्लड फिर उस ब्लड वेसल में आसानी से गुजर जाता है। तब हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। ये हमारे पास इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसकी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, ठीक है। फिर हमारे पास है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है एंजियोटेंसिन। फिर हमारे पास है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर किस तरह काम करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कुछ इस तरह काम करता है कि ये हमारे पास इसमें हमारे पास आता है प्रिडोनोफिल हो गया, ठीक है, सॉरी प्रिंडोफिल हो गया, ठीक है, एकोप्रिल हो गया और बिजनोप्रिल हो गया। यह हमारे पास इसमें आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास ड्रग्स है, जो कि हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर के ड्रग्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह अपना मैकेनिज्म, ये किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करके हमारे पास हाइपरटेंशन को कम करता है, ठीक है। ये हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में ये ड्रग्स में मैंने जो बताया ना, ये हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है, बीपी को कम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्ट जो प्रॉब्लम होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए होता है, यूज़ होता है, ठीक है। ये ड्रग्स हमारे पास अपने काम कैसे करते हैं, ये ड्रग्स हमने काम कुछ इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास ये जो वेन आर्टरीज होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और बीपी को डिक्रीज करते हैं। किस तरह रिलैक्स करते हैं और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। एक एंजाइम होता है जो कि एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, जो कि उस एंजाइम को प्रिवेंट करता है, यानी उस एंजाइम को जो हेल्पफुल होता है ना उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जब वो एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बनना बंद हो जाता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम होता है, ये वो सब्सटेंस है जो ये ऐसे सब्सटेंस है जो ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, ठीक है, और नैरोइंग की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इस ब्लड प्रेशर इसके साथ साथ हमारे पास हार्ट को स्टिमुलेट करता है और हमारे एल्डोस्टेरॉन जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमारे पास एक्सक्रीट करता है ना, उसे भी हमारे पास क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन उसे भी स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो जब हमारे पास एल्डोस्टेरॉन को भी स्टिमुलेट हो जाता है, उसके स्टिमुलेशन हो जाता है, तो उसके वजह से हमारे पास बीपी इंक्रीज हो जाता है और डिफरेंट वर्क करके ये एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास बीपी को इंक्रीज करते हैं। और जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं तो ये जाके हमारे पास एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन को हमारे पास ये ब्लॉक करते हैं ना, तो फिर हमारे पास एंजियोटेंसिन नहीं बनती, तो फिर हमारे पास जो ब्लड वेसल वो भी नहीं होता है, जो ब्लड वेसल है वो नेरो नहीं होता है और हार्ट भी नॉर्मल वर्क करते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो अल्डोस्टेरॉन है वो भी स्टिमुलेट नहीं होती, ठीक है, और रिलैक्स नहीं होते, ठीक है, और रिलीज नहीं होते। तो इस तरीके से फिर हाइपरटेंशन हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास जो हाइपरटेंशन है ये हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके ये हमारे पास इस कि क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर हमारे पास है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आल्सो कॉल्ड एड्रेनो का ब्लॉकर, एड्रेनो ब्लॉकर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोपेनालोल हो गया, फिनोडोलामीन हो गया, ये हमारे पास इसमें आता है, ठीक है। इसके हमारे पास देखो दो रिसेप्टर होता है, एक होता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दूसरा हमारे पास है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। प्रोपेनालोल हमारे पास ये जो ड्रग्स होता है ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और फिनोडोलामाइन हो गया, ये हमारे पास क्या करता है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये दोनों जो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं
लेकिन ये दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चेंज होता है, ठीक है। और जब ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन इनहिबिट हो जाता है। और जब इनके फंक्शन इनहिबिट हो जाता है तो जो ब्लड वेसल है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इनके वजह से हमारे पास ब्लड वेसल है इनकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो टाइट हो जाता है और वाजो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और इनको ब्लॉकर देते हैं तो इस वो जाके हमारे पास इनके हार्मोन का एक्शन जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जब वो ब्लॉक हो जाता है तो उनके ब्लड वेसल टाइट नहीं होते, तो फिर हमारे पास ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाता है और बीपी डिक्रीज हो जाता है। तो ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के, ठीक है। ये हमारे पास इस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो लास्ट नंबर हमारे पास है वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर ये हमारे पास पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड वेसल हमारे पास उसको डायलेट करते हैं। उसमें हमारे पास ड्रग्स के वेसोडाइलेटर में हमारे पास क्या कौन से पेसोटिक और यूनिवेस, ये दो ड्रग्स हमारे पास इसमें आता है, ठीक है। ये ड्रग्स हम वेसोडाइलेटर ये ड्रग्स जो होते हैं ना ये हम वेसोडाइलेटर भी इसे कहते हैं, ठीक है। इस मेडिकेशन को हम ब्लड वेसल को इस मेडिकेशन को हम ब्लड वेसल को रिलैक्स करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इस ब्लड वेसल को रिलैक्स कर देते हैं ना तो हमारे पास ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है, ठीक है। इसमें ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, ठीक है। और जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन एक ड्रग्स के कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन। द थ्री बेसिक नेम टाइप ड्रग्स आर केमिकल जेनेरिक एंड ट्रेड नेम। देखो तीन बेसिक नेम्स होते हैं एक ड्रग्स के, एक है केमिकल नेम, दूसरा जेनेरिक नेम और तीसरा ट्रेड नेम। अ केमिकल नेम आर असाइन्ड बाय स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो जो केमिकल नेम होता है ये हमारे पास आईपीएक नेम होता है। ये हमारे पास कौन असाइन करता है, ये इंटरनेशनल यूनियन पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईपीएक वाले ये हमारे पास असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक ही नेम होता है एक ड्रग्स के विच हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग अ सब्सटेंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास एक ड्रग्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारे पास ये असाइन किया जाता है ये ड्रग्स नेम जो होता है। तो ये हमारे पास प्रिडिक्टिंग होता है, यानी ये पहले से मालूम होता है और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हमारे पास असाइन किया जाता है ड्रग्स के, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या है, केमिकल नेम एस्पिरिन का हमारे पास है 2 एसिटाइलोबेंजाइक एसिड, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, एस्पिरिन का नाम है। फिर हमारे पास है जेनेरिक नेम ऑफ ड्रग आर असाइन बाय यूएस एडॉप्टेड नेम काउंसिल। ये हमारे पास जेनेरिक नेम जो होता है ये हमारे पास यूएस काउंसिल हमारे पास एडॉप्टेड काउंसिल ये हमारे पास क्या करता है असाइन करता है। जेनेरिक नेम हमारे पास लिस्ट कम्प्लिकेटेड होता है और इजियर होता है रिमेंबर करने के लिए, ठीक है, केमिकल नेम से, ठीक है। फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए वाला और फार्माकोपिया वाला हो गया, डब्ल्यूएचओ वाला हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ये जेनेरिक नेम को असाइन करता है एक मेडिकेशन के लिए, ठीक है। और इस जेनेरिक नेम को हम ट्रेड नेम भी कहते हैं और कंपनी मार्केटिंग ट्रेड नेम हमारे पास ये कंपनी वाला है मार्केटिंग वाला देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एक ड्रग्स को प्रोडक्ट करता है, ठीक है, वो अपने ड्रग्स को ये नेम देते हैं। ये हमारे पास ईजियर होता है, ठीक है, रिमेंबर करने के लिए। ये ट्रेड नेम हमारे पास सम टाइम इसको हम प्रोप्राइटरी नेम भी कहते हैं और प्रोडक्ट नेम भी कहते हैं, ब्रांड नेम भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपनी वाला अपने ड्रग्स को दे देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास देखो लीगल क्लासिफिकेशन कंट्रोल सब्सटेंस ड्रग्स शेड्यूल एंड टेरोडोजेनिक रिस्क। Some drugs are frequently abused or high potential for education। ये कुछ ड्रग्स हमारे पास इस तरह होता है कि उसके हाईली यूज्ड हो जाता है या पोटेंशियल एडिक्शन मीन्स उसके बंदे आदी बन जाता है, ठीक है। तो उसका कुछ ड्रग्स हमारे पास ये हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ड्रग्स
that have significant potential for abuse and placed for 5 categories also called schedules। देखो कुछ ड्रग्स हमारे पास हमने बता दिया कि फ्रिक्वेंटली इसके हाईली यूज्ड होता है और बंदा इसके आदी बन जाता है ना, तो उसकी बेस पे हमारे पास इसकी 5 क्लासिफिकेशन के उसके बेस पे हमारे पास उसके क्लासिफिकेशन 5 कैटेगरीज में क्या क्या है, उसे हम क्या कहते हैं कि स्केजुअल कहते हैं। दिस स्केजुअल आर ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल फॉर एब्यूज। ये इसके एब्यूज के बिना पे हमारे पास क्लासिफाइड किया गया है। तो स्टेप फर्स्ट जो है हमारे पास हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर एब्यूज है, और स्टेबलास 5 नंबर जो स्टेप है ये हमारे पास लिस्ट लोएस्ट पोटेंशियल है, यानी लोएस्ट पोटेंशियल मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो एब्यूज के लिए, ठीक है। तो फिर हमारे पास देखो इसमें हमारे पास 2 टर्म यूज़ हो रहे हैं, उसको पहले सबसे पहले समझ। एक है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, फिर हमारे पास है दूसरा है फिजिकल डिपेंडेंसी। देखो डिपेंडेंसी से अपने आप को समझा दें कि डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, यानी ड्रग्स को एक बार यूज़ किया, दूसरे बार यूज़ किया, तीसरे बार यूज़ किया और चौथे बार जब उस ड्रग्स को छोड़ दिया, तो फिर उस ड्रग्स को यूज़ करने के लिए फिर मान लिया यार अब ये ड्रग्स हम यूज़ करें, यानी इस ड्रग्स के लिए आदी बन जाए एक बंदा, उससे क्या कहते हैं फिर इस ड्रग्स के बगैर नहीं रह सके, उससे हम क्या कहते हैं डिपेंडेंसी, यानी उस ड्रग्स पे वो बंदा डिपेंड हो गया ना, तो उसे क्या कहते हैं डिपेंडेंसी। फिर हमारे पास है फिजिकल डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी है, ठीक है, फिजिकल डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी है जिस पर एक बॉडी फंक्शनली क्या हो जाए डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जब एक बंदा एक ड्रग्स ना खाए तो उस पर हमारे उसके वजह से हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम उस बंदे में आ जाए, यानी ट्रेम्बलिंग हो गया, शिवरिंग हो गया, ठीक है ना, ट्रेम्बलिंग यानी उस बंदे में शिवरिंग आ जाता है वो ड्रग्स वो जब नहीं खाता है, या मिर्गी आ जाता है, या वो और अदर्स मैनी डिसऑर्डर आ जाता है उस ड्रग्स की वजह से जब वो ना खाए, तो उसे हम क्या कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंसी। दूसरा हमारे पास है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी जो साइकोलॉजिकली इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जब वो ड्रग्स वो यूज़ नहीं करते हैं, यानी वो सोच नहीं सकते, वो अपने काम को प्लान नहीं कर सकते हैं, वो जब वो ड्रग्स नहीं खाते हैं ना, तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो फिर हमारे पास इस चार्ट को अभी आप अच्छी तरह जान लेंगे ना, तो फिर सबसे पहले हमारे पास है हेरोइन हो गया, इसके इकेस्टेसी हो गया, ठीक है ना, इसके हमारे पास एब्यूज़ भी हाईली है और फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों भी हमारे पास डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। ये हमारे पास नशा और ड्रग्स है, ठीक है, जो जो कि हमारे पास एक बंदा जब खाते हैं तो तब हमारे पास वो अच्छा फील करता है, बस बहुत खुश खुश फील करता है खुद को, फिर वो एक अलग सी दुनिया बन जाते हैं ना। तो इसके हॉस्पिटल में भी हमारे पास लिमिटेड यूज़ होता है, बहुत लिस्ट यूज़ होता है थेरापेटिकली हमारे पास हॉस्पिटल में, ठीक है। ये हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए यूज़ करने के वक्त भी, और जब हमारे पास एक पेशेंट को दे देते हैं उस वक्त में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के साथ, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी लीगल तरीके से उसको दे देते हैं एक पेशेंट को, ठीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत ना हो तो वो नहीं दे सकते हैं। ये जब हम स्टोर से भी लेते हैं एक बंदा आम बंदा नहीं ले सकता है, ये हम देखो प्रोफेशनल जो बंदा होता है वो ले सकता है, ठीक है, यानी नर्स हो गया, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो जाके हमारे पास स्टोर्स के लेके आता है, ठीक है, जो वो पर्सन वो हमारे पास जिस पे हमारे पास ट्रस्ट हो रिलाय हो वो ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोमॉर्फिन हो गया, मेथाडोन हो गया, मेथाडोन हो गया, ठीक है, मेथाडोन हो गया, इप्रिडिन हो गया, फंटनाइल हो गया, ये हमारे पास सारे हमारे पास क्या है सिंथेटिक ड्रग्स है, ठीक है। ये हमारे पास ये भी हॉस्पिटल में हाईली यूज़ होता है, ये हमारे पास थेरेपेटिक यूज़ इसका बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसका हमारे पास फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी इस ये भी दोनों हमारे पास इस पे हाई होता है और एब यूज़ भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास केटामिन हो गया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया। देखो केटामिन हमारे पास मॉडरेट यूज़ होता है, एब यूज़ इसका मॉडरेट होता है, और जो फिजिकल डिपेंडेंसी है इसके वो भी मॉडरेट है, और जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी वो हाई है, ठीक है।
ये थेरेपेटिकली यूज़, इसके प्रिस्क्रिप्शन के बिना पे हमारे पास थेरेपेटिकली ये यूज़ होता है, ठीक है। तो केटामीन हमारे पास, ये केटामीन हमारे पास जो होता है ये किस तरह काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास इनेस्थीसिया को स्टार्ट करने के लिए या इनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए ये केटामीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्नीजिया यानी एमनीजिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। ये हमारे पास केटामीन हमारे पास मेमोरी को लॉस करता है, ठीक है। फिर हमारे पास एनाबॉलिक स्टेरॉयड। एनाबॉलिक स्टेरॉयड ये हमारे पास जिम वाला यूज़ करता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके मसल को ग्रो करने के वक्त ये हमारे पास वो यूज़ करते हैं जिम वाला, यानी अपने बॉडी बिल्डर जो होता है ना जिम में, वो अपने बॉडी को बड़े करने के लिए, वो अपने मट को वगैरह चेस्ट को बढ़ाने के लिए ये हमारे पास एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज़ करता है। ये वो ड्रग्स है जो कि हमारे पास जिम वाला यूज़ करता है, लेकिन ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो यूज़ कर सकता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टेप 4 नंबर जो है हमारे पास है, इसके हमारे पास ड्रग्स एब्यूज़ भी लोअर है, ठीक है। और फिज़िकल डिपेंडेंसी भी लोअर है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी भी लोअर है, ठीक है। इसमें हमारे पास अल्प्राजोलम हो गया, डेज़ेपाम हो गया, ये दोनों ड्रग्स आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंटी एंजाइलेटिक ड्रग्स है, यानी एंजाइलेटिक ड्रग्स है, ठीक है। एंजाइटी को कम करते हैं, ठीक है। ये दोनों प्राजोलम हो गया, डिज़ेपाम हो गया, ये दोनों हमारे पास एंजाइटी को कम कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट नंबर है लुएस कफ रिफ्लेक्स हो गया। कफ प्रिपरेशन हम जब करते हैं ना तो हमारे पास 200, इसमें हमारे पास कोडीन होता है 100 पर 100 ग्राम्स, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास कोडीन का मकदार इंतहाई कम है, लेकिन ये हमारे पास तब एक बंदे पर साइड इफ़ेक्ट कर सकता है जब कि इसके हमारे पास हाईली यूज़ हो जाए मकदार में, यानी 2-3 बोतल एक टाइम पे हमारे पास यूज़ हो जाए, ठीक है। इसकी थेरेपेटिकली यूज़ भी हमारे पास डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ हमारे पास इस ये थेरेपेटिकली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेराटोजेनिक रिस्क क्या होता है? टेराटोजेनिक रिस्क इज़ अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ पोटेंशियल काज अ डिफेक्ट इन एन अनबॉर्न चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। टेराटोजेनिक रिस्क वो सब्सटेंस होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास अनबॉर्न चाइल्ड को, जो कि हमारे पास मदर के यूट्रस में जो चाइल्ड होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उससे हमारे पास ये टेराटोजन जो होता है ये हमारे पास उसे डिफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे पास यूट्रस में मदर के चाइल्ड को हमारे पास क्या करता है, डिफेक्ट कर सकता है, जो इसका हम यूज़ करें तो उसे डिफेक्ट कर सकता है, ठीक है। A small number of drugs have been shown to be teratogenic either in human or in laboratories। देखो कुछ नंबर ऑफ ड्रग्स हमारे पास यहाँ पर शो किया गया है, टेराटोजेनिक ड्रग्स है जो कि हमारे पास, जिसके कुछ के हमारे पास एनिमल पे भी और एनिमल में भी हमारे पास उसके टेस्ट किए गए हैं, और कुछ के हमारे पास ह्यूमन के में भी टेस्ट किया गया है लेबॉर्ट्रीज में, जिसका हमारे पास टेराटोजेनिक इफेक्ट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेराटोजेनिक रिस्क प्लेसेस ड्रग्स इनटू कैटेगरीज। जो कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन हुए जो टेराटोजेनिक रिस्क वाले जो ड्रग्स हैं ना, उसके 5 कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 कैटेगरीज है, इसके क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है, 5 कैटेगरीज में, जो कि हमारे पास है ABCDEX है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेराटोजेनिक रिस्क प्लेसेस ड्रग्स इनटू कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन हुए जो कि टेराटोजेनिक रिस्क वाले जो ड्रग्स है उसके क्लासिफिकेशन हुए कैटेगरीज में ABCD&X। तो इसे हम आगे पढ़ते हैं कि ABCD&X वाले ये जो ड्रग्स हैं ये क्या होता है, ठीक है। ABCD&X वाले जो ड्रग्स है, सबसे पहले हमारे पास है ए वाले ड्रग्स, ठीक है। इस पे हमारे पास कंट्रोल स्टडीज इन वोमेन फेल टू शो अ रिस्क टू द फीटस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फीटल हार्म अपीयर अनलाइकली। इस पे हमारे पास कंट्रोल स्टडीज़ हुए हैं, रिसर्चेस हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये बताया गया है कि यार इस पे कोई भी फेटल रिस्क नहीं है, ठीक है। बच्चे को कोई भी हमारे पास नुकसान नहीं है, ये हमारे पास जब प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ किया जाए तो कोई भी इसके फीटस पे कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। क्लास बी
Animal reproduction studies have not shown a fatal risk or adverse effect. The risk have not been confirmed and controlled studies in women. ठीक है, इस पे भी हमारे पास एनिमल पे ये जब पहली बार अप्लाई किया गया तो उस पे हमारे पास इसका कोई एडवर्स इफेक्ट शो नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट इसका शो नहीं हुआ, लेकिन ये पता नहीं है कि जब वुमेन पे अप्लाई किया जाए तो इसका रिस्क होता है या नहीं, ये हमारे पास कोई पता नहीं है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। ठीक है, इसलिए हम प्रेगनेंसी के दौरान इसे भी यूज़ नहीं करता है। ठीक है, category C. Either studies in animal have revealed adverse effect on the fetals, and there is no control studies in women, or studies in women and animal are not available. ठीक है, इसका हमारे पास जो स्टडीज़ हुआ है ये हमारे पास एनिमल पे इससे अप्लाई किया गया है तो उसे ये एडवर्स इफेक्ट इसमें शो करता है। ठीक है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उस पे हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि एनिमल और जो वुमेन है उस पे ये नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, ये हमारे पास अभी तक कंफर्म अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कैटेगरी डी। देखो, देयर इज़ अ confirmation of drugs fetal risk, but the benefit from use in pregnant women may be acceptable despite the risk. ये हमारे पास वो ड्रग्स है जो कि हमारे पास फीटल को रिस्क पहुंचा सकता है, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें फिर चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, या तो बच्चा या मदर्स। तो अगर हमें बच्चा चाहिए तो हमारे पास ये हम मदर को नहीं दे देते हैं, ये ड्रग्स हमें मदर को नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए कि हम जब ये मदर को दे देते हैं तो ये हमारे पास बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि ये मदर की डेथ भी हो सकते हैं। ठीक है, वे क्योंकि मदर को ऑलरेडी नुकसान है ना, तो अगर ये ड्रग्स हम जब ना दें तो मदर के डेथ भी हो सकते हैं। अगर आपको मदर चाहिए, बच्चा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, तो फिर ये ड्रग्स हम क्या करते हैं, ये हम मदर को दे देते हैं। ठीक है, तो इससे मदर की ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को नुकसान पहुंच सकते हैं, बच्चे की डेथ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें हमने चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट में एक्स वाले ड्रग्स। एनिमल एंड human studies have shown fetal abnormalities. The drugs is contraindicated in women who are में भी बिकम प्रेग्नेंट। देखो, एनिमल हो या ह्यूमन, दोनों में इसने शो किया है, फेटल एबनॉर्मेलिटीज शो होता है। ठीक है, इस ड्रग्स के जब हम यूज़ करें तो दोनों में इसका फेटल एबनॉर्मेलिटीज शो होता है। ठीक है, इसलिए ये ड्रग्स हमारे पास बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जब हमारे पास ये एक वुमेन प्रेग्नेंट हो तो ये हमारे पास, या वुमेन हो या एनिमल हो जो भी हो, उसे हम ये प्रेगनेंसी के दौरान ये बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फीटस को एबनॉर्मेलिटी पहुंचा सकते हैं, फीटल एबनॉर्मेलिटी काज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग प्रोड्यूस टू इफेक्ट। ड्रग्स हमारे पास दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक है वांटेड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट, दूसरा अनवांटेड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट हो गया ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट हो गया टॉक्सिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो ड्रग्स रिएक्शन है जो कि हमारे पास अनवांटेड होता है। ठीक है, यानी unwanted unintended effect of drugs that happen with normal doses seriously endangering the life of recipient and not predictable बाई WHO ने ये कहा कि ये ड्रग्स एंड एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास अनवांटेड रिएक्शन होता है या अनइंटेंडेड रिएक्शन होता है, जो कि सीरियसली एक बॉडी को एंडेंजर कर सकता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ये ड्रग्स ये रिएक्शन कर सकते हैं, यानी हमें पता भी नहीं होता है कि ये ड्रग्स ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो अचानकली वो ड्रग्स वो रिएक्शन कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है और कार्डियक फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्डियक अरेस्ट भी काज कर सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट इज आल्सो अनवांटेड एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट हैपन विद नॉर्मल डोजेस। ये भी हमारे पास अनवांटेड इफेक्ट है जो कि नॉर्मल डोजेस के साथ होता है। ये हमारे पास एंडेंजरिक इतना नहीं होता है क्योंकि ये हमारे पास हमें पता होता है पहले से कि ये ड्रग्स के साथ ये रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी वो रिएक्शन ड्रग्स रिएक्शन जो हमें पहले से पता होता है कि इस ड्रग से ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ये इतना सीरियस नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ये है कि सिट्राजिन हम जब खा लें तो ड्राउजनीस फील होता है। ठीक है, ये हमारे पास साइड इफेक्ट है ना, यानी हमें पहले से पता होता है और ये इस ड्रग्स के साथ ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट इसे हम कहते हैं। फिर हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग्स टॉक्सिसिटी अकर व्हेन अ पर्सन हैज accumulated टू मच ऑफ ड्रग हैज इन हिज ब्लड लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट इन द बॉडी। देखो, एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, वो रिएक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, वो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स जो कि हमारे पास एक ड्रग्स के मकदार को ज़्यादा यूज़ करने से हो जाए। यानी डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब क्या है कि एक ड्रग्स का एक टेबलेट खा ले, दो टेबलेट खा ले, हम उस दो टेबलेट के बजाय एक पूरा पलता खाए तो उस ड्रग्स का जो रिएक्शन हो जाता है यानी साइड इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट रिएक्शन कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी में अकर व्हेन द डोज गिवन टू हाई or the liver or kidney are unable to remove the drugs from the bloodstream। या ड्रग्स का वो रिएक्शन जो कि हमारे पास किडनी या लीवर के फिर काम सही तरह से कैसे काम ना करने के वजह से हो जाए, यानी किडनी या लीवर ड्रग्स को क्या डिटॉक्सिफाई ना कर सके, उससे एब्जॉर्ब या ड्रग्स को सही तरह से रिमूव ना कर सके ना, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट था। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।